श्री जी स्कूल के 9th क्लास के प्यारे बच्चों, हिंदी की क्लास में आपका प्यार भरा स्वागत है। हम गद्य खंड का पाठ पढ़ रहे थे, प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद के फटे जूते 6वां पाठ। उसके लेखक हरिशंकर जो परसाई जी हैं, उनका परिचय, जीवन परिचय और उनके जीवन के कुछ पहलुओं को समझने के बाद हमने एक पेज गद्य खंड का अध्ययन कर लिया था। उसमें आपने समझा था कि कैसे प्रेमचंद एक सहज, सामान्य, सरल जीवन जीने वाले व्यक्ति थे और उनके व्यक्तित्व में कभी कोई दिखावा या आडंबर नहीं था। ऐसे महान कथाकार, उपन्यासकार और लेखक के जीवन का एक पहलू जो हम पढ़ रहे हैं, प्रेमचंद के फटे जूते। उसमें आगे हम पढ़ते हैं, यह कैसा आदमी है। यह कैसा आदमी है? कौन? प्रेमचंद जी। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है, पर किसी पर हंस भी रहा है। किसी पर हंस भी रहा है। फ़ोटो खुद खिंचा रहे हैं, फ़ोटो एज इट इज़ जैसे हैं वैसे ही वो बैठ के फ़ोटो खिंचवाने के लिए, और हंस किसी और पर है। ये भी एक विडंबना है। एक उनकी हंसी का रहस्य है कि वो किस पर हंस रहे हैं। खुद की ऐसी कंडीशन है कि दो लोग दूसरे उन पर हंस रहे हैं और वो किसी और पर हंस रहे हैं। इसका मतलब भावार्थ ये है कि लोग उनको देख के हंस रहे हैं और वो लोगों को देख के हंस रहे हैं कि तुम मेरी वास्तविकता का मजाक उड़ा रहे हो, ये मेरी सरलता और सहजता का मजाक उड़ा रहे हो, तुम बड़े दिखावे और आडंबर में जीने वाले हो। ऐसे दोहरा जीवन जीने वाले लोगों की ओर वो हंस रहे हैं। उनकी हंसी छलिया और कपटी लोगों के प्रति है कि ऐसा मुझसे नहीं होता है, तो वो उन लोगों के प्रति हंस रहे हैं। ये इनमें भाव है। फ़ोटो ही खिंचाना था तो जूते ठीक से पहन लेते। कवि कहता है फ़ोटो ही खिंचाना था तो जूते ठीक से पहन लेना चाहिए उनको, कि आखिर आप जानते हो फ़ोटो खिंचाने जाते हैं तो अक्सर सभी लोग, हम हो, आप हो, कोई भी लोग, तो फ़ोटो में अच्छे दिखने के लिए अपना रूप, अपना छवि, अपनी कृति आकृति, अपना जो दिखावा है वो इस ढंग से होता है फ़ोटो में कि हम अच्छे दिखें, सुंदर दिखें, हमारा होना, हमारा दिखना सबको प्रसन्नता दे और आकर्षित करने वाला हो। ये हमारे अधिकतर फ़ोटो खिंचाने में होते हैं। तो ऐसे प्रेमचंद जी के भाव नहीं थे, तो जूते ही पहन लेते न खिंचाते। किसी से ठीक थे तो जूते ही अच्छे पहन लेते, किसी और के मांग के लेते। फ़ोटो न खिंचाते तो क्या बिगड़ जाता? अगर फ़ोटो ही न खिंचाते तो क्या बिगड़ जाता? फ़ोटो खिंचाने देते, जूते ठीक से पहन लेने चाहिए, क्योंकि अक्सर जूते व्यक्तित्व की पहचान होती है और उनके फटे जूते थे, वो उनकी शान में कुछ कमी कर रहे थे। तो लेखक हरिशंकर परसाई कहते हैं कि क्या बात रही ऐसी? तो शायद पत्नी का आग्रह रहा होगा। शायद पत्नी ने आग्रह किया होगा, उनकी वाइफ ने, कि चलो फ़ोटो खिंचवाने चलते हैं। और जैसे उन्होंने आग्रह किया होगा पत्नी की बात मानने के लिए, जैसे थे वैसे ही आकर फ़ोटो खिंचवाने कुर्सी पर आकर बैठ गए होंगे। आग्रह रहा होगा और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। और पत्नी को कहा होगा चलो चलो फ़ोटो खींचने चलते हैं, और ऐसा आग्रह उनका मानकर पत्नी का फ़ोटो खिंचवाने आ गए होंगे। मगर ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी इंग्लिश का वर्ड है, कभी कभी ऐसे वर्ड भी लेखक यूज़ करता है। पर ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी, ये कितनी बड़ी दिक्कत है या कितनी बड़ी एक विडंबना है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने को भी जूता नहीं। आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने जा रहा है और उसके पास जूता भी अच्छा नहीं है। कितनी बड़ी विडंबना है, ट्रेजेडी है, दिक्कत है, कठिनाई है, मुसीबत है कि वो उसके पास जूता तक अच्छा नहीं है। और मैं तुम्हारी फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ। लेखक हरिशंकर परसाई कहते मैं तुम्हारे भीतर के क्लेश, दुख, हरिशंकर जी परसाई तो उनकी दुख को देख रहे हैं, लेकिन प्रेमचंद जी फटे जूते पहन पर ही उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो तो मस्ती में जी रहे हैं। उनकी
मस्ती में कोई कमी नहीं हो रही, वो उनके कोई दिखावा नहीं करना, कोई ढकोसला नहीं करना, कोई बहाने, उनको कोई आडंबर नहीं करना, इसलिए वो तो एक फकीर जैसे हैं, व्यक्तित्व हैं, तो उनके कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन लेखक हरिशंकर परसी कह रहे हैं मैं आपके क्लेश को या ना दुख को, कष्ट को समझ सकता हूँ, भीतर यानी अंदर की तरफ महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मुझे रोना आ रहा है। क्यों रोना पड़ रहा है? मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। लेकिन तुम्हारी आंखें जब देखता हूँ, क्योंकि आंखें व्यक्तित्व की निशानी होती है, जैसे जिसके भाव होते हैं वो आंखों से पढ़ा जा सकता है, पढ़ने वाला होना चाहिए। तो तुम्हारे आंखों का ये व्यंग, तीखा दर्द, तीखा है ना, वो तेज दर्द जो है, व्यंग मुझे एकदम रोक देता है कि नहीं नहीं, मेरे पर कोई दया दिखाने की ज़रूरत नहीं है, या मेरे पे कोई सहानुभूति प्रकट करने की ज़रूरत नहीं। मैं जैसा हूँ वैसा मस्त हूँ। मेरे पर कोई किसी प्रकार की करुणा, दया या ऐसा भाव प्रकट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं अपने आप में पूर्ण हूँ। मैं जैसा भी हूँ वैसा मस्त हूँ। तो ऐसा तीखा दर्द मुझे एकदम से रोक देता है। लेखक कहता है मुझे एकदम से रोक देता है। इस तरह से तुम फोटो के महत्व को नहीं समझते। लेखक कहता है तुम फोटो के महत्व को नहीं समझते। किसको? प्रेमचंद जी को। क्योंकि फोटो क्या होता है, फोटो खिंचवाना क्या महत्व है? समझते हो तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। फोटो खिंचवाने जा रहे हो तो किसी से अगर समझते हैं कि मेरे पेट जूते हैं तो कोई बात नहीं, लो चलो अच्छे जूते किसी के हों तो उसको मांग के पहन लेते हैं। लोग तो मांगे के कोट वर दिखाई करते हैं। लोग तो दुनिया में शादी करने जाते हैं, ऐसे वर होते हैं ना, वो अपना उन कोट अच्छा नहीं होता है तो मांग के लिए आते हैं। जिसके पास अच्छा कोट होता है वो मांग के लिए आते हैं और पहन लेते हैं और अच्छा दिखने लगते हैं, बींद अच्छा बन जाते हैं। और आप तो जानते ही हो शादी में अभी तो किराए पर कितने ही तरह तरह के वस्त्र और आभूषण मिलते हैं, वो ले आते हैं और पहन के सज जाते हैं और वापस उनको दे देते हैं। तो ये परंपरा चली हुई है। लेकिन प्रेमचंद जी ऐसी परंपरा या ऐसे जीवन जीने के पक्षधर नहीं थे। वो तो जैसे हैं वैसे ही बताना चाहते हैं कि मैं किसी को मांग के नहीं पहनना चाहता हूँ। और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं और मांग के गाड़ी ले आते हैं, अच्छी सी गाड़ी दिखने वाली होती, बग्गी होती है, बड़े बड़े जीप होती है खुली, मांग के ले आते हैं, अरे भाई तेरी गाड़ी देना, मेरे को बारात निकालनी, और मोटर की बारात निकाल लेते हैं। मांग के क्या क्या लोग अपने को दिखा के शो कर देते हैं, अच्छा बताना चाहते हैं, ये भाव कहना चाहते हैं लेखक। फ़ोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है, और कोई कोई तो यहाँ तक इतना नीचे स्तर पर चला जाता है, या ऐसे कह सकते हैं ऐसे आर्टिफिशियल लाइफ जीते हैं, फ़ोटो दिखाने के लिए बीवी तक मांग लेते हैं, उसके साथ वो फ़ोटो खिंचा लेते हैं। कितनी जगह होता है ऐसा ही कि मकान लेना होता है, किराए के मकान में जाना होता है तो पूछते सपरिवार हैं आपके? कि हाँ है। तो कौन है आपकी? तो हर किसी की बीवी का फ़ोटो खिंचा कर बता देते कि ये हमारी बीवी है। तो लोग फ़ोटो खिंचाने के लिए बीवी तक मांग लेते हैं और एक अपना फ़ोटो खिंचाते हैं। और तुमसे हैं जूते नहीं मांगते बनते, और तुम हैं जूते नहीं मांग सक रहे हो किसी से कि लाओ भाई मुझे जूते दे दो, फटे हुए हैं, मैं अच्छे पहन लेता हूँ और फ़ोटो खिंचवा देता हूँ। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं जानते। लेखक हरिशंकर परसई कह रहे हैं अरे प्रेमचंद जी आप फ़ोटो का महत्व नहीं जानते हो। क्यों कह रहे हैं? ये व्यंग्यात्मक बात है कि तुम फ़ोटो का महत्व जानते हैं कि लोग देख के फ़ोटो देख कर उसके स्टेटस काउंट करते हैं, उसकी वैल्यू बताते हैं। क्योंकि जूते आदमी की पहचान होती है, उसकी इमेज की, उसकी व्यक्तित्व की निशानी होती है। लोग तो इत्र चुपड़ कर फ़ोटो खिंचाते हैं, और लोग ऐसे ऐसे भी देखे जाते हैं जो कपड़े तो दिखावे के और बनावटी पहन लेते हैं और फ़ोटो खिंचाते समय इत्र भी छिड़क देते हैं, जैसे कोई फ़ोटो में से खुशबू आ जाएगी, जैसे फ़ोटो में से खुशबू आ जाएगी, फ़ोटो देखने वाले लोग देखेंगे और उसमें से जैसे कोई खुशबू आ जाती है। ऐसी हद तक चले जाते हैं लोग, दिखावे की हद तक पहुंच जाते हैं। और तुम हैं कि ऐसे भोले वाले सीधे साधे आकर बैठ गए हो। गंदे गंदे आदमी की फ़ोटो भी खुशबू देती है। ये इसमें कवि कहना चाहते हैं कि गंदे गंदे आदमी, गंदे गंदे आदमी का मतलब होता है गंदे गंदे आदमी। गंदे गंदे आदमी का लेखक का कहने का मतलब है कि जो बिल्कुल चरित्र से हीन है, दुष्चरित्र व्यक्ति हैं, निकृष्ट प्रकृति के लोग हैं, ऐसे व्यक्ति भी अपनी दिखावे की फ़ोटो खिंचवा कर अच्छा लगने की कोशिश करते हैं। खुशबू देना है इन्हें, अच्छा लगना। गंदे गंदे आदमी ने बुरे व्यक्ति
या कुटिल कपट छल कपट करने वाले दुष्चरित्र लोग, ऐसे दोनों के बारे में बताया गया है। टोपी 8 आने में मिल जाती है, टोपी 8 आने में मिल जाती है। 8 आने यानी 50 पैसे उस समय के, 4 आने यानी 25 पैसे, 16 आने का 1 रुपया होता है। टोपी जो होती है 8 आने मिल जाती है। टोपी अक्सर होती है कम कीमत में मिल जाती है, क्योंकि उसकी ज़्यादा उसकी कीमत नहीं होती। और जूते उस ज़माने में भी 5 रुपये से कम में क्या मिलते होंगे, तो जूते उस ज़माने में भी 5 रुपये से कम क्या मिलते होंगे। जूते की हमेशा कीमत ज़्यादा होती है। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। इसमें लेखक व्यंग्य करता है कि जूता जो पैर में पहना जाता है और टोपी जो सिर पर रखी जाती है। टोपी प्रतीक है सम्मान, आदर और इज्जत का, और जूता प्रतीक है आपके जूता आप नीचे की शूद्र को भी कह सकते हैं, गरीबी को भी कह सकते हैं, या निकृष्टता को भी कह सकते हैं, या हीनता को भी कह सकते हैं। तो सब भाव एक साथ होते हैं, जहाँ जैसा आप अर्थ सेट कर सकते हैं, या जैसा जैसे भाव वैसे। तो जूता और टोपी ये दोनों के तुलनात्मक बताया गया है। तो टोपी सम्मान और इज्जत का प्रतीक होती है, शान का प्रतीक होती है, और जूता हीनता, निकृष्टता और गरीबी, दरिद्रता का प्रतीक होता है। तो जूता देखकर व्यक्तित्व की पहचान होती है कि कैसा है व्यक्ति, कीमती रहा। लेकिन जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। इसलिए अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है, और समय के साथ में जूते की कीमत और बढ़ती गई है, और टोपी की कीमत कम हो गई। सम्मानीय लोगों की कम हो गई, और हीन और निकृष्ट लोगों की कीमत ज़्यादा हो गई। लेखक ये कहना चाहता है, व्यंग्य करते हुए लेखक के ये भाव हैं कि वो कहना चाहते हैं कि निकृष्ट और ऐसे जो हीन प्रकृति के लोग हैं वो उनकी ज़्यादा कद्र होने लगी, और सम्मान्य लोगों की कद्र कम होने लगी, क्योंकि समय बदलता जा रहा है, और समय की बदलने के या संसार की जो प्रवृत्ति है वो दिखावे की प्रवृत्ति, उस पर दोनों की तरह भाव है। एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर हो जाती है। एक जूता होता है उस पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर हो जाती है। ये भी एक व्यंग्यात्मक बात है। एक गुणहीन व्यक्ति होता है, उस पर वो ज़्यादा सम्माननीय लोग उस पर पद के कारण या किसी ऐसे प्रलोभन के कारण उस पर न्यौछावर हो जाते हैं, यानी कीमती हो गया जूता। तो हीन और निकृष्ट लोगों की ज़्यादा कीमत हो गई है। कलयुग है, कलयुग में आप जानते ही हो, तो कलयुग के प्रभाव के कारण या दुनिया के प्रभाव के कारण ऐसे हो गए कि सम्मानीय लोग हैं वह दुष्ट या कुटिल लोगों के सम्मान करना उनकी मजबूरी हो गई है। तो ऐसी 2500 टोपियाँ उन पर न्यौछावर हो जाती है। ऐसे इज्जतदार और सम्मानीय लोग भी उन पर झुकने लगते हैं, उनका सम्मान करने लगते हैं। ऐसे भाव से टोपी अनुपातिक तो मूल्य के बारे में ऐसे कहते हैं, टोपी और जूते के अनुपातिक, यानी उनकी कंपेयर किया जाए उनके दोनों में, तो अनुपात में यानी उनके अनुपात यानी उनका मूल्यांकन किया जाए, तो ये ऐसा अभी देखने को मिलता है। ऐसे लेखक हरिशंकर परसई जी के भाव हैं, वो व्यंग्यात्मक रूप से कह रहे हैं, ऐसा वो मानते हैं। विडम्बना मुझे भी इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी। विडम्बना है ये ऐसी जैसे हम विडम्बना कहेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए या ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं चाहते हुए जो कुछ होता है उसको विडम्बना कहते हैं कि ये बड़ी विचित्र बात है। तो ऐसी तीव्रता से पहले मेरे ये बात कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। ऐसी उनको बुरी बात नहीं लगी जैसी आज लिख रही। कब? जब प्रेमचंद जैसे महान व्यक्तित्व, इतने बड़े लेखक, इतने बड़े सम्राट, उपन्यासकार, कथाकार, लेखक, जब तुम्हारा फोटो फटा जूता देखता हूँ तो महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक जाने क्या क्या कहलाने थे, मगर फोटो में तुम्हारा फटा जूता देखकर ऐसा उनको दुख होता है लेखक हरिशंकर परसई जी को, कि मुझे आज बहुत चुभ रही है बात कि ऐसे महान व्यक्तित्व, ऐसे युग प्रवर्तक, उपन्यासकार और कथाकार के जूता ऐसा फटा हुआ है, उनको ऐसी गरीबी, दकियानुसी या फिर ऐसा हीन जीवन जिनको जीना पड़ रहा है,
जो कि उनको असहनीय पीड़ा दे रहा है, लेखक हरिशंकर जी परसई को। ये बात इसमें सामने आ रही है। इसके प्रश्न जितने भी बनते हैं उसके साथ में मैं जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं उसको मैं आपको समझाता रहा हूँ। ये प्रश्न इसमें ये भी बना, तुम फोटो का महत्व क्यों नहीं समझते, फोटो का महत्व क्या होता है, इस तरह से जूते क्यों नहीं मांग लेते, या लोग क्या क्या दिखावे के लिए मांग लेते हैं, ये क्वेश्चन भी बनता है। ये इसमें दोनों तीनों क्वेश्चन मैंने इसको समझा दिया इसके साथ। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, लेखक कहता है मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, मेरे भी कोई ज़्यादा अच्छा जूता नहीं है। यूँ तो ऊपर से अच्छा दिखता है, ऊपर से बड़ा अच्छा दिख रहा है, पॉलिश किया हुआ है और ऊपर से एकदम पे के कटा फटा नहीं, उंगली बाहर नहीं निकलती, उनकी बाहर से उंगली बाहर नहीं निकल रही, पर अंगूठे के नीचे तला गठा फट गया है। पर जो नीचे पेंदे में होता है ना, अंगूठे के नीचे पेंदा जब जोर लगा के चलते हैं तो धीरे धीरे वो घिस जाता है। जो जूते का पेंदा नीचे का हिस्सा है वो सोल होता है, अंगूठा ज़मीन से घिसता रहता है और अंगूठे के नीचे घिसने का ऊपर ऊपर से तो अच्छा दिख रहा है और नीचे से वो घिस घिस के क्या कर रहा है, पेनी मिट्टी की रगड़ खाकर लहूलुहान हो गया है और अंदर ही अंदर जूता नीचे की ओर कटा होने के कारण, घिसा होने के कारण पैर का तलुआ अंगूठे के यहाँ पर घिस कर लहूलुहान हो गया है, दुख दे रहा है। ये लेखक के बड़े भाव ध्यान देने योग्य हैं कि हम सब लोग ऊपर से अच्छे दिखने वाले हैं, यानी कि जूता जो उनका है, जूता जीवन का प्रतीक है। तो हमारे सबके जीवन ऐसा है कि हम ऊपर से तो बड़े अच्छे दिख रहे हैं, दिखावे के तो हमने बड़े अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, आडंबर किए हुए हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमारे बड़ा दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, घुटन है। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है, तुम्हारे जूता ऊपर से फटा हुआ है लेकिन अंदर से मस्ती है, फक्कड़ अंदाज है, बड़े मस्ती से शान से जी रहे हो। तो हमारे जूता ऊपर से अच्छा दिख रहा है लेकिन नीचे से घिस गया और कटा हुआ जूता नीचे पैर रगड़ रगड़ कर लहूलुहान हो गया है, पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, नीचे से पंजा छिलता जाएगा, हम अंदर ही अंदर रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं क्योंकि वो ऊपर से नहीं दिख रहा है, नीचे से घिसने के कारण नीचे से हम दर्द महसूस कर रहे हैं, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी, अंगुली बाहर नहीं दिखेगी, हमारे शान के खिलाफ है कि अंगुली दिख जाएगी तो हमें लोग क्या कहेंगे कि अरे ऐसा जूता पहन रखा है। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है, और तुम्हारी अंगुली दिख रही है, बाहर कटा हुआ है लेकिन पाँव सुरक्षित है। यानी कि कहने का मतलब तुम बिना दिखावे के शान से जी रहे हो और हम दिखावे कर कर या लोगों में अपने अच्छी छाप छोड़कर या बड़ा आडंबर करके अंदर से दुखी और हीन जीवन जी रहे हैं, बड़ा कष्टपूर्ण जीवन जी रहे हैं। वो हम दिखने नहीं देते, अंदर हमारे घुटन है और बाहर अच्छा दिख रहा है। हमारे दिखने और होने में बहुत फर्क है और आपके दिखने और होने में कोई फर्क नहीं है। आप में भी फर्क है लेकिन आप बाहर से बुरे दिख रहे हो और अंदर से बड़े अच्छे हो, शांत हो, खुश हो, मस्ती में हो, आपको कोई परेशानी नहीं है। मेरी अंगुली, मेरी अंगुली ढकी हुई, लेखक कहता है मेरी उंगली ढकी हुई है, मेरे जूते की अंगुली और पंजा घिस रहा है, नीचे से पंजा घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते और हम पर्दे को कुर्बान किए जा रहे हैं। इस तरह से लेखक कहते हैं कि तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, पर्दे के यानी दिखावा या आप उसके कवर रखना, ढक के रखना, किसी चीज़ को ढक के, अपनी बातों बुराइयों को ढक के रखना और अच्छाइयों को प्रदर्शित करना या अच्छा बन के दिखाना, नहीं होते हुए भी, ये ऐसी चीज़ें संसार में देखने को मिलती है और संसार इसी का नाम होता है कि जो होता नहीं वो दिखाता है और जो दिखता है वो होता नहीं। तो इसके तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते कि पर्दे के पीछे क्या है और सामने क्या नज़र आ रहा है। तो हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं और हम पर्दे पर ही कुर्बान हो रहे हैं। हम दिखावे और ढकोसलेबाजी में ही अपने जीवन बिताए जा रहे हैं और उसमें खपे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, ऐसा हमारा जीवन है। ये इस पूरे गद्य खंड का पूरे पेज का हमने अर्थ समझा था और इसका आपने जाना। इसके साथ में कुछ फ़ोटो हैं वो भी मैं बता देता हूँ जो इससे रिलेटेड है, वो आप देखेंगे। जैसे ये प्रेमचंद जी के फटे जूते हैं, ये अंगुली इनकी बाहर निकल रही है और ये जूता इन्होंने बेतरतीब लेसे बांधी हुई है, इस तरह से इनका ये जीवन है। फिर ये इनकी पत्नी इनके साथ में है, इनके भी जूते ऐसे ही फटे हुए हैं और ये दोनों ही पास में बेंच पर बैठ गए हैं। इस तरह से ये इनकी पत्नी ने आग्रह किया होगा कि चलो फ़ोटो खिंचवाने जाते हैं, तो दोनों ही आकर बेंच पे बैठ गए और जैसे सरल सहज व्यक्तित्व हैं, इन्होंने कोई जो धोती भी नहीं ढकी यहाँ पर नीचे और जूता ऐसा कैसा दिख रहा है,
इसके अलावा फ़ोटो खिंचवाने के फोटोग्राफर का फ़ोटो, और हम यहाँ अधिकतर क्या करते हैं, ऐसा जो हमारा स्वरूप है ऐसा है, ये हम ऐसे अपने घटियापन को नहीं दिखाना चाहते, अपने अच्छे स्वरूप को दिखाना चाहते हैं कि हम कितने बढ़िया दिखें, अच्छे दिखें, ये हम नहीं बताना चाहते। ये हमारा नहीं, हम एकदम से अच्छे हंसते हुए मुस्कुराते हुए सेल्फी लेते तो ये फ़ोटो खिंचवाने के लिए भी सामने जाते हैं। ये हमारा दोहरा व्यक्तित्व है। इस दोहरे व्यक्तित्व पर कटाक्ष किया है हरिशंकर जी परसाई ने, और लेखक जो हैं प्रेमचंद जी के बारे में उनको बताते हुए बताया कि कैसा उनका उच्च जीवन था। धन्यवाद। इसके आगे हम पढ़ेंगे। जब तक आप अपने शब्दार्थ और छोटे छोटे जो क्वेश्चन आंसर बनने वाले हैं वो मैं PDF में डालूंगा, वो आप करते रहना, और कोई डाउट हो तो मुझे फ़ोन कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।